आगे बढ़ते हैं तीसरे दिन की तरफ, जब वित्त मंत्रालय से फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और अनुराग ठाकुर जी फिर आगे आए और उन्होंने फिर घोषणाएं की। इससे पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं डे वन को, डे टू को। तो पहले दिन जो घोषणाएं हुई उसमें उसके केंद्र में स्मॉल सेक्टर, मीडियम सेक्टर, मध्यम, घरेलू और अति सूक्ष्म कारखानों को रखा गया था। दूसरे दिन मजदूरों को रखा गया था, कुछ किसानों को रखा गया था, और अब तीसरा दिन जो है वो किसानों के नाम रहा। तो पहले दिन जो घोषणाएं हुई वो कर्ज को लेके थी। थोड़ा सा मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, सरकार ने राहत पैकेज का ये जो ऐलान किया है, ये राहत कर्ज के रूप में देनी जा रही है। कर्ज की परिभाषा ये है कि कर्ज आपको चुकाना होता है और साथ में उसका ब्याज भी देना होता है। इंटरेस्ट और बेसिक मूल भी चुकाना होता है आपको, और उसके साथ साथ उसका ब्याज भी चुकाना होता है। ये दोनों चीजें अदा करनी पड़ती हैं आपको। तो ये राहत है या एक कर्ज के लिए आपको सरकार ईज ऑफ लोन दे रही है पहले दिन। दूसरे दिन मजदूरों के लिए कुछ घोषणाएं हैं, जो 500 रुपए डायरेक्ट उनके खाते में गए, जनधन खाते में। कुछ उन्हें अनाज दिया गया, राशन पोर्टेबिलिटी की गई, राशन कार्ड। तो ऐसी कुछ घोषणाएं हैं जो उससे उनको कुछ मिल पाएगा, ऐसी आशा करते हैं। और अब तीसरे दिन जब हम आते हैं तो इसके लिए किसानों के लिए कुछ घोषणाएं की गई हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, 1 लाख करोड़ रुपए का फंड दिया गया है किसान इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। जो किसान अपने फार्म से सब्जियां लाते हैं, ये ला और गेहूं अनाज सब आता है, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड फाइनेंस मिनिस्ट्री ने दिया है। 400 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है औषधियों के लिए। अब इस महामारी के बाद विश्व ने हमारे जो पारंपरिक औषधियां हैं उनकी ताकत को पहचाना है। वो आपकी रेजिस्टेंस पावर बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, तो ये औषधियों को बढ़ावा देने के लिए 4000 करोड़ रुपए औषधियों के लिए सरकार दे रही है। और गंगा के दोनों तरफ लगाने के लिए इसे कुछ जगह भी दी जाएगी जहां ये औषधियां लगाई जा सकती हैं। अब एनिमल हस्बेंड्री, जिसे आप कहते हैं कि आपका गाय भैंस पालने के लिए और इनका दूध निकालते हैं, ये सब एनिमल हस्बेंड्री के तहत आता है, जानवरों को। तो 1500 करोड़ रुपए इसके तहत दिए गए हैं। 500 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दिए गए हैं इसकी। और एक महत्वपूर्ण घोषणा इसमें यह भी रही कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है, एसेंशियल फूड कमोडिटी एक्ट, इसमें बदलाव किया गया है। ये बदलाव बहुत पुराना एक्ट है, ये बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है हो जाता है। इसके तहत पहले अनाज का भंडारण एक सीमा तक किया जा सकता था। कोई भी बिना लाइसेंस के इसे नहीं खरीद सकता था। स्पेशल कैटेगरी होती थी, विशेष लोगों के पास इसके लाइसेंस होते थे, जो मंडियों में काम करते थे वही खरीद पाते थे। तो अब सरकार ने इसे बदलने के प्रयास में ये लाइसेंस प्रक्रिया हटा रही है, जिससे कि किसान अपनी मनमर्जी से किसी को भी अपनी फसल बेच पाए। और भंडारण के लिए हटा दिया गया है। अब इसके दूरगामी परिणाम क्या आते हैं? भंडारण के एक उसे खोल देने से लोग इसका भंडारण कर लें और कालाबाजारी बढ़ जाए, या सरकार ने तो इसे इस नियत से खोल रही है कि किसान को इसका अच्छा भाव मिल पाएगा। तो अब इसको तो देखना होगा कि इससे आगे जाके क्या इसके परिणाम आते हैं। और इसके अलावा जैसे मधुमक्खी पालन के लिए और आपका जूट क्लस्टर के लिए, बैम्बू क्लस्टर के लिए और ऐसे अन्य कई चीजों के लिए घोषणाएं की गई हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगा इस सब में, इनमें से अधिकतर घोषणाएं वही हैं जो पहले बजट में हो चुकी हैं। ये घोषणाएं पहले बजट में हो चुकी हैं, ये उसी का ही एक हिस्सा है। फरवरी में जब सरकार ने अपना वार्षिक बजट पेश किया था, तो यही सब घोषणाएं, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री को लेके हो, चाहे वो जानवरों को टीकाकरण को लेके हो, चाहे वो बैम्बू को लेके हो, और चाहे वो किसानों की मंडी तक फसल पहुंचाने के लिए हो, सब्जियों के लिए हो, फलों के लिए हो, ये सारा अनुदान उन्हें पहले ही दिया जा चुका है। ये फंड्स उनको बजट में एलोकेट हो चुके हैं पहले ही।
लेकिन सरकार ने इसकी आज घोषणा की है, इसे भी इसी के राहत पैकेज में क्लब कर दिया गया है। अब इसके बाद मैं एक आध जगह आपका ध्यान और आकर्षित करना चाहूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हो जाते हैं कि ये जो भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, सरकार का जो पैकेजिंग का अंदाज है, सरकार का जो विभिन्न विभिन्न योजनाओं को नाम देने का अंदाज है, जैसे मैंने आपको बताया कि योजनाओं में आपके पास पैसा या राहत जो आज जरूरत है राहत पहुंचने की, वो बहुत कम पहुंच रहा है। आपके पास आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, बैंकों तक ले जाया जा रहा है कि अगर आप लोन ले लो, आपने पहले लोन लिया है तो आपको दोबारा लोन दे देते हैं, आपने लोन नहीं लिया तो आप लोन ले लीजिए। आप वो लोन अदा करेंगे, उसके साथ उसका ब्याज भी अदा करेंगे। तो आपको राहत नहीं दी जा रही है, आपको लोन दिलवाया जा रहा है मुख्यतः। ये आपको समझने की जरूरत है। इसके बाद ये जो लोन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, हम सब ये भूल जाते हैं, शायद सरकार ने भी उसको इस तरह से नहीं लिया और आम आदमी भी। जब हम इस कोरोना काल में पुलिस को सम्मान कर रहे हैं, डॉक्टरों का सम्मान कर रहे हैं, सफाई कर्मियों का सम्मान कर रहे हैं, तो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है जिसके बल पे ये सारी अर्थव्यवस्था चल रही है। जो अर्थव्यवस्था के बॉटम द लाइन फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, वो हैं बैंक कर्मी, जो इस आपदा की काल में भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, जिन्होंने नोटबंदी में भी अपनी ड्यूटी निभाई, जिन्होंने जन धन खाता खोलने में अपनी ड्यूटी निभाई, और हर तरह से आज भी वो रोजाना बैंक जा रहे हैं हमारे आपके लिए, ताकि अर्थव्यवस्था चलती रहे। जो किसानों को पैसा पहुंच रहा है, जो मजदूरों को 500 रुपए दिए जा रहे हैं, वो सब इतने शिक्षित नहीं है। वो बैंक जाते हैं, वो डिजिटली ट्रांसफर कम ही करते हैं, वो बैंक जाते हैं, बैंक से लेन देन करते हैं। और ये वो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं जिनको मैं सोचता हूं कि थोड़ा सा निगलेक्ट हो गए, थोड़ी देर हो गई। हमें तो इन्हें सम्मान देना ही चाहिए, सरकार को भी इन्हें रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उन्हें भी सम्मान देना चाहिए। वो जो हेलीकॉप्टर से फूल गिरे थे ना, वो थोड़े से बैंकों पे भी गिरने चाहिए।